So good morning student. First of all mark your attendance. Attendance के बाद जो हम start करेंगे that will be the application of Biot-Savart law. हमें क्या करना है, Biot-Savart law का application करना है. Last video में जो topic last हमने किया था that was Biot-Savart law. Biot-Savart law क्या कहता था, किसी भी current element का अगर magnetic field निकालना है तो उसका एक combination था formula का, क्या, that is dB equals to IDL sin theta upon r square multiplied by mu naught upon 4 pi. That is a constant. तो dB क्या था, dB equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square. आज की क्लास में उस Biot-Savart लॉ का ही हमें क्या करना है, एप्लीकेशन. फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. अगर स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमें वो निकालना है. तो पहले डायग्राम समझ लो. हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर किया है एक्स वाई. क्लियर. अब इस एक्स वाई कंडक्टर में करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई. एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर कर लो, डीएल. डीएल इज अ स्मॉल करंट एलिमेंट. आइडियल क्या हो जाएगा, करंट एलिमेंट. अब स्मॉल एलिमेंट है इस वायर में डीएल. यहां से हमने एक पॉइंट पी को प्लेस किया है जहां हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. आखिर इस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका स्ट्रेंथ पॉइंट पी पे क्या होगा, और पी का डिस्टेंस क्या है, आर, फ्रॉम दिस करंट एलिमेंट, मेकिंग एन एंगल थीटा. कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा. अब यहां पर जो एंगल बन रहा है उसको हम फाई कंसीडर करेंगे. एक्स पॉइंट से द एंगल इज फाई 1 एंड वाई पॉइंट से द एंगल इज फाई 2. पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है सी तक and the distance is a, whereas the distance between C and the current element is n. This is our consideration for calculating a magnetic field due to a straight wire carrying current. Clear? Next, अब हम कैसे derive करेंगे कि हाँ भाई इस पूरे वायर में नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है. तो इसके लिए Biot-Savart लॉ का हेल्प लिया है. क्या हेल्प लिया है, हमने एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर किया और हमें पता है कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अकॉर्डिंग टू Biot-Savart लॉ, अकॉर्डिंग टू Biot-Savart लॉ हम लिख सकते हैं कि dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square. ठीक है. अब ये स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए तो हम लिख सकते हैं कि dB equals to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square. लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पूरे वायर के लिए. तो इस पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट कर देंगे. लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले क्या हमारे पास r की वैल्यू है, क्या dl की वैल्यू है, क्या sin थीटा की वैल्यू है, नहीं. तो हमारा स्टेप क्या याद रखना है कि we have to calculate the value of r, sin theta and dl. क्लियर. अब इसके लिए इजी सा स्टेप है, सब कुछ तुम्हारे सामने. स्टार्ट कर दो. ट्रायंगल ले लो. देखो POC. कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, PO और C. इस ट्रायंगल के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा एंड दिस इज फाई. अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री. तो अब लिख सकते हैं कि थीटा प्लस फाई इन ट्रायंगल POC, थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. तब थीटा प्लस फाई 90 डिग्री है तो थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, थीटा की वैल्यू चाहिए साइन थीटा की वैल्यू में. अब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस फाई लिख सकते हैं. थीटा क्या लिख दिया, 90 माइनस फाई. दोनों तरफ साइन साइन से मल्टीप्लाई कर दो. साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई क्या होता है, कॉस फाई. तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई. क्लियर. चलो एक काम तो खत्म हुआ, साइन थीटा हमारा कॉस फाई आ गया. इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो. अब R का बचा, DL का बचा. अब R और DL के लिए देखो क्या करेंगे. अब cos थीटा ले, cos फाई ले लो. अब देखो also
cos phi। अब cos phi भाई ये है phi, तो cos phi क्या होता है? cos theta is base upon hypotenuse, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में base upon hypotenuse को अगर हम देखते हैं तो this is phi and this is base, तो base upon hypotenuse a upon r, ठीक है। तो हमारा cos phi क्या आ रहा है? a upon r। cos phi is a upon r। हमें क्या इक्वेट करना है? r। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? r की। तो हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू a अपॉन cos phi। r का भी मामला खत्म, r भी निकल गया हमारा। यहां से हमने sin थीटा इक्वेट किया cos phi के बराबर, cos phi लिया a अपॉन r, r को इधर सेंड किया, cos phi को नीचे, तो a अपॉन cos phi क्या आ गया? r। क्लियर? इसको इक्वेशन 3 मान। अब क्या बचा भाई? अब बचा dl, ठीक है। अब dl को इस ट्रायंगल से कैसे निकाले? tan का रिलेशन। अब tan का रिलेशन क्या कहता है? tan phi इज इक्वल टू tan phi। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर l, दिस इज बेस a, तो tan phi इक्वल्स टू l अपॉन a। tan phi क्या लिख दिया? l अपॉन a। अब कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। l इक्वल्स टू a tan phi, l इक्वल्स टू a tan phi। चाहिए क्या? dl, डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा? dl इक्वल्स टू a sec स्क्वायर phi। tan phi का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर phi। dl भी आ गया तुम्हारा भाई, इसको इक्वेशन 4 मान लो। क्लियर? सबसे पहले साइन निकाला, फिर तुमने r निकाल लिया, फिर तुमने dl निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि ये वैल्यूज तुम्हें चाहिए यहां पर। अब इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 and 4 in equation 1। इक्वेशन 1 में क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। आ जाओ, इक्वेशन 1 क्या था? db, db के जगह db लिख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई तो वैसे का वैसे आ जाएगा, वैसे ही रहने दो। dl क्या है? dl a sec स्क्वायर phi, a sec स्क्वायर phi। sin theta is cos phi, cos phi अपॉन नीचे क्या है? r स्क्वायर। r क्या निकाला है तुमने? a अपॉन cos phi, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर phi, क्योंकि r का स्क्वायर था, ठीक है। अब देखो तुम्हारा cos स्क्वायर phi से sec स्क्वायर phi कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर, तो cos स्क्वायर phi से sec स्क्वायर phi का मामला साफ। अब a के स्क्वायर से a कैंसिल, क्या बचा तुम्हारे पास? db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। i बचा, cos phi बचा और a बचा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, i बचा, sec स्क्वायर phi से cos स्क्वायर phi कैंसिल हो गया था, खत्म। क्या बचा? cos phi, और नीचे a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ था a से, a बचा। अब तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया है db इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई cos phi i अपॉन a, ठीक है। अब cos phi i अपॉन a तुम्हारा db आ गया है, इसको हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। cos phi d phi भी आएगा ना, या a sec स्क्वायर phi d phi होना चाहिए, a sec स्क्वायर phi d phi, तो i cos phi d phi, यहाँ भी क्या आएगा? d phi। a tan phi का क्या होगा? a sec स्क्वायर phi d phi, तो यहाँ मैंने लिख दिया cos स्क्वायर phi d phi i cos phi d phi अपॉन a। अब ये जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, हमें क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे प्रॉपर लिमिट्स में, तो कहां से कहां करेंगे? phi 1 से लेके phi 2 तक,
यानी -φ1 से कहां से इंटीग्रेट करेंगे, φ2 तक। तो अब स्टेटमेंट क्या आएगा, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट से दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा dB है, तो ये dB इंटीग्रेट होके क्या हो जाएगा तुम्हारा, b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब b इंटीग्रेट हो जाएगा तो -φ1 से φ2, -φ1 से φ2 इंटीग्रेट करना है। किसको भाई, dB को। अब dB को अगर तुम इंटीग्रेट करते हो तो जो कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर सिर्फ जो इंटीग्रेट होना है वो बचेगा। कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, यानी तुम्हारा ये रिजल्ट क्या आ गया, μ0/4π, μ0/4π। i तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ पर कांस्टेंट है i/a। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, φ1 से φ2 cos φ d cos φ d। अब cos φ d को तुम्हें इंटीग्रेट करना है। cos φ का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin φ। तो हम लिख सकते हैं μ0/4π i/a, और ये इंटीग्रेट होके cos φ से क्या हो गया, sin φ, ठीक है। cos φ इंटीग्रेट करके क्या हो जाएगा, sin φ, φ1 से लेके -φ1 से लेके φ2 तक। cos थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस साइन फाइव -φ1 से लेके φ2 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, μ0/4π i/a, माइनस करोगे तो साइन φ2, साइन ऑफ φ2 माइनस ऑफ साइन φ1, ठीक है। साइन ऑफ φ2 माइनस ऑफ साइन φ1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, μ0/4π i/a साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये तुम्हारा क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ठीक है। अगर एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है तो उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड साइन φ1 प्लस साइन φ2 μ0/4π i/a होता है, ठीक है। अब इसका जो हम सेकंड एप्लीकेशन करेंगे, वो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड के लिए है हमारा, अगर सर्कुलर कॉइल है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको, रिजल्ट इसका क्लियर है, sin φ माइनस साइन φ2। हमने क्या किया, इस रिजल्ट को इंटीग्रेट कर दिया है, μ0/4π ia cos φ d, μ0/4π i/a cos φ का इंटीग्रेशन साइन, cos φ का इंटीग्रेशन sin φ -φ1 से लेके φ2 तक, μ0/4π i/a sin φ2 माइनस ऑफ साइन -φ1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो μ0/4π i/a sin φ1 प्लस साइन φ2। ये हमारा रिजल्ट है स्ट्रेट कंडक्टर का। तो नेक्स्ट डेरिवेशन जो है वो हमारा सर्कुलर कॉइल है। तो सर्कुलर कॉइल के लिए भी हम बायोट-सैवरेट लॉ को अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो अब इसमें क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या सपोज किया, लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल से करंट क्या फ्लो कर रहा है, I। अब फिर से वही बायोट-सैवरेट लॉ अप्लाई करना है, तो हमें स्मॉल करंट एलिमेंट चाहिए ही चाहिए। मान लो DL इज द स्मॉल करंट एलिमेंट, आइडियल क्या हो जाएगा, स्मॉल करंट एलिमेंट। DL तुमने वो एलिमेंट कंसिडर कर लिया है। DL सेंटर से जिसका रेडियस R है, एंगल क्या बना रहा है, 90 डिग्री का, क्लियर। आइडियल साइन थीटा है, एंगल चाहिए होगा, जैसे उसमें भी हमें एंगल चाहिए था, दैट वाज थीटा। यहाँ पर एंगल क्या है, 90 डिग्री। फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवरेट्स लॉ। देखो, अकॉर्डिंग टू बायोट
सेवरेट्स लॉ। क्या लिख सकते हैं हम बायोट सेवरेट लॉ से इस स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए? वही पुरानी कहानी, dB इक्वल्स टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी यहां पर तुम्हारा dB क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा सा थीटा पे ध्यान दो। थीटा क्या है यहाँ? 90 डिग्री। हटाओ वहां से थीटा, क्या पुट करोगे? 90 डिग्री। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। अब साइन 90 क्या होता है? 1। हटाओ इसको, क्या पुट करोगे? 1। तो तुम्हारा dB क्या आ गया? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हारे पास dB की वैल्यू आ गई कि dB बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी अपॉन आर स्क्वायर है, नेक्स्ट क्या? टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरे सर्कुलर कॉइल का। क्या करना होगा? इंटीग्रेट कर दो इसको ना। इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट। अगर हम प्रॉपर लिमिट से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? ऑब्वियसली dB इज इक्वल टू, यहां तुम्हारा इंटीग्रेशन होना है, इंटीग्रेशन ऑफ dB। अब देखो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से हमेशा बाहर आता है, कांस्टेंट को क्या करना है? इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर इंटीग्रेट dl होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, और इंटीग्रेशन ऑफ dB को अगर हम लिखेंगे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl है और r स्क्वायर है। ठीक है, तो I अपॉन आर स्क्वायर। r तो चेंज नहीं हो सकता है भाई, r तो रेडियस है। ठीक है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर क्या बचा तुम्हारे पास? सिर्फ dl। ठीक है, ये सारा का सारा टर्म इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बचा dl। अब इस dl को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? dl क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो dl इंटीग्रेट होगी, क्या हो जाएगा? 2 पाई r, दैट इज सर्कमफ्रेंस। तो लिखो इसको, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। dl इंटीग्रेट होगी, क्या हो गया है तुम्हारा? 2 पाई r। तो dl इंटीग्रेट हो गया 2 पाई r में। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ r है, r से स्क्वायर को कैंसिल कर दो, क्या आ गया? म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई अपॉन 4 पाई r। म्यू नॉट आई इंटू क्या है? 2 पाई अपॉन 4 पाई, एक r बचा। अगर इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, इफ द कॉइल कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स, तो अब सिर्फ ये जो तुमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? n से। तो यही इक्वेशन हमारा किस में रिड्यूस हो जाएगा? म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r 2 पाई है, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है? n से। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r इंटू 2 पाई इंटू n। ठीक है, 2 पाई इंटू n। अब 2 पाई और n को अगर हम एक साथ ले लें तो ये क्या बन जाता है? एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर। तो फॉर्मूला क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। ठीक है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I। क्लियर है? बहुत इजी डेरिवेशन है ये, सब में वही करना है, जितनी भी एप्लीकेशन है। इसके पहले भी हमने क्या किया था? स्टेप्स याद करना है, डेरिवेशन अपने आप ही याद हो जाएगा। dB लिखा था इसके पहले वाले डेरिवेशन में भी, साइन थीटा dl r की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर दिया। इसमें भी वही है, स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर किया, dB इक्वल्स टू दिस, साइन थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री का वैल्यू डाला, dB लिखा हुआ आ गया भाई हमारा ये है। इसको क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेट किया तो dl हमारा इंटीग्रेट होगी, क्या हो गया? 2 पाई r, 2 पाई r से r का स्क्वायर कैंसिल हुआ,
n नंबर ऑफ टर्न है तो n से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई इंटू n क्या हो जाता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I. अब नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट. ये थर्ड एप्लीकेशन है बायोट-सैवरेट्स लॉ का. सर्कुलर कॉइल है, इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमें ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, इसके पहले हमने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कैलकुलेट किया था. अब क्या क्या करना है, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा हमें ये कैलकुलेट करना है. फिर से देखो डायग्राम सबसे पहले समझते हैं. नाउ दिस इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस a. सर्कुलर कॉइल है, रेडियस उसका a है, इट कैरीज अ करंट I. करंट क्या कर रहा है, कैरी I. अब इसमें दो एलिमेंट कंसिडर करेंगे एट पॉइंट C एंड एट पॉइंट D. एक एलिमेंट C पे कंसिडर किया है, एक एलिमेंट D पे कंसिडर किया है. अब पॉइंट P is considered at a distance x. x के डिस्टेंस पे हमने क्या कंसिडर किया, अ पॉइंट P, जहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड. अब इस पॉइंट P पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब सबसे पहले देखो कि इफ दिस इज x एंड दिस इज a, बेस क्या है x, परपेंडिकुलर क्या है a, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि PO and PD, sorry PC and PD, PC will be equal to PD, which will be equal to under root of a square plus x square. ठीक है, यानी ये जो तुम देख रहे हो हाइपोटेनियस, ये तुमने कैलकुलेट कर लिया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये भी क्या होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. अब तुम्हें दोनों एलिमेंट से पॉइंट P का डिस्टेंस मिल गया. सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस तुम्हें पता था, दैट इज x, एंड द रेडियस ऑफ द कॉइल इज a. तो ये जो दो करंट एलिमेंट तुमने कंसीडर किया है, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक. अब देखो जो P पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू D, ठीक है, ये अगर हम इसमें रूल लगाएं तो D और P का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ होगा, अलोंग PF, दैट इज परपेंडिकुलर टू DP. ध्यान से देख लो, डायरेक्शन मैटर करेगा. P पे तुम्हें स्ट्रेंथ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, इस पॉइंट से भी इस पॉइंट पे से भी. तो DP जो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, PF, दैट इज परपेंडिकुलर टू DP. सिमिलरली for the magnetic field of current element C on P, the direction of the magnetic field is along PE, that is perpendicular to PC. ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है. क्लियर, ये डायरेक्शन है. अब तुम्हारा दो मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट मिल गया है, एक PF और एक PE. अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को तुम्हें ऐड करना है to get the net magnetic field at point P. अब देखो अगर हम PF को देखें तो यहाँ पर जो एंगल है phi, ठीक है, एंगल यहाँ phi कंसिडर किया था, which was this phi and this phi, चारों एंगल क्या है, इक्वल है. अब ये जो phi है इसको अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि this will be dB cos phi and this will be dB sin phi. मान लिया कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो dB है, this is the magnetic field dB. तो इसका दो कंपोनेंट हो गया, एक dB cos phi, एक dB sin phi. और इसके अलोंग अगर हम माने कि dB डैश मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या आ जाएगा, dB डैश cos phi और dB डैश sin phi. ये दो कंपोनेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, which is along PE and PF. अब डायग्राम को देख के ही पता चल रहा है कि PY के अलोंग और PY डैश के अलोंग जो dB cos phi है और dB डैश cos phi है, they are equal and opposite. तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट. बचा क्या हमारे पास, dB sin phi और dB डैश sin phi. क्लियर है, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट था, कैंसिल हो गया, बचा dB sin phi एंड dB डैश sin phi. यानी अब हमें dB sin phi और dB डैश sin phi की वैल्यू निकाल के क्या करना है, ऐड कर देना है. चलो फिर अगेन वहीं से स्टार्ट करते हैं.
जो दो एलिमेंट है हमारा सी और डी पे, तो एक बार सी पे बायोट सेवरेट लॉ अप्लाई करेंगे, एक बार डी पे बायोट सेवरेट लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। देख, तो अगर हम डी पी डैश माने कि मैग्नेटिक फील्ड है सी के कारण पी पे, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट सेवरेट्स लॉ, सी के कारण जो पी पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बी एल साइन। अब यहां से यहां का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब एंगल क्या है 90 डिग्री, हाइपोटेनियस क्या निकालना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पुट कर दो, तो dB क्या आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है। तो dB क्या आ जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन 91 हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया dB। डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग PE, PE दैट इज परपेंडिकुलर टू CP। सिमिलरली क्योंकि एंगल इक्वल है, सिमिलरली पॉइंट D के लिए भी लिख सकते हैं, सिमिलरली dB डैश, D के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है P पे, दैट इज dB डैश विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अलोंग क्या है PF। डायरेक्शन क्या हो गया PF, यानी एक बार इस C पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया, एक बार D पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, क्लियर। अब C पॉइंट और D पॉइंट का हमें मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, दैट इज dB और dB डैश। अब इसके बाद का स्टेप मैंने क्या बताया था, dB और dB डैश को रिजॉल्व करना है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। जब हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि dB cos phi और dB dash cos phi being equal and opposite cancels out, whereas dB sin phi and dB dash sin phi adds up। तो अब इस इक्वेशन से from equation 1 and equation 2, from 1 and 2, 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं dB is equal to dB dash, लिख दो dB is equal to dB dash, dB equals to dB dash, और दो में किसके इक्वल है एक साथ ही लिख दो, dB is equal to dB dash which is equal to mu naught upon 4 pi I dl upon a square plus x square। क्लियर। अब क्या करना है, फिर से वही कहानी, तुम्हें dB निकल गया, तुम्हें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, किसके लिए पूरे सर्कुलर कॉइल के लिए। अब अगर हम सर्कुलर कॉइल के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो देखो यहां हम लिख सकते हैं कि तुम्हारा जो dl है, ठीक, अब dl इंटीग्रेट हो जाएगा, dB डैश इंटीग्रेट हो जाएगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पर साइन फाई एक ले लो, आइडियल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसके लिए भी था और इसके लिए भी था, यानी बी नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज B इक्वल्स टू dB, सिर्फ साइन फाई है, यही बचा है, कॉस क्या हो गया कैंसिल, तो dB साइन फाई, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू dB साइन फाई, क्योंकि कॉस का कंपोनेंट कैंसिल। अब dB साइन फाई को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या क्या वैल्यू लिखेंगे, देखो सबसे पहले अब dB के जगह dB की वैल्यू को डाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई, ठीक है। अब इसे वैल्यूज को पहले से हम इक्वेट कर लेते हैं, क्या क्या है वैल्यूज इसके अंदर, एक देखो साइन फाई है, साइन फाई को लिख सकते हैं साइन फाई
क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो sin phi इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको भी यही रहने दो, इसको यही छोड़ दो। हम क्या निकाल रहे हैं, sin phi। sin phi क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और dl, ठीक है, अगर dl इंटीग्रेट होगा तो a तुम्हारा रेडियस है, क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस, 2 पाई a। तो dl की जगह लिख सकते हैं 2 पाई a। sin phi निकाल लिया तुमने, dl की वैल्यू 2 पाई a, सब्स्टिट्यूट कर दो इस रिजल्ट के अंदर। अगर हम इस रिजल्ट में अब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो b तुम्हारा था, b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई i a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बाहर आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या बाहर आ रहा है, i अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, i अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कहाँ आ गया, बाहर। अंदर क्या बचा तुम्हारा इंटीग्रेशन के लिए, dl sin phi, और तो कुछ नहीं बचा है, dl sin phi। और dl और sin phi को अगर हम देखें तो sin phi की वैल्यू ये है और dl की वैल्यू ये है, तो क्या इसको हम डायरेक्टली हटा के लिख सकते हैं इनटू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विच इज sin phi, और dl लिख सकते हैं 2 पाई a, 2 पाई a, dl इंटीग्रेट होके क्या हो गया, 2 पाई a, और sin phi की वैल्यू क्या है, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, ये 1, और इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो लगाएंगे हाफ, तो दिस इज 1 प्लस हाफ इज 1.5। तो क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या लिखेंगे, 3/2। 1 और हाफ क्या हो जाता है, 3/2, और 2 पाई a इंटू a, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई a स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटू 2 पाई a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। This will be the magnetic field along the axis of a circular coil carrying current। एक्सिस के along अगर करंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी एक्सिस पे निकालना है इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल के एक्सिस पे निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2 पाई a स्क्वायर 3/2। This is what you have calculated, that is the magnetic field of circular coil along the axis. So this was the application of Biot-Savart's law। 3 एप्लीकेशन तुम्हारे CBSE के सिलेबस में है। First is straight current carrying conductor, second was circular coil, magnetic field at the center of the circular coil carrying current, and the third is magnetic field on the axis of a circular coil carrying current। These are the 3 application of Biot-Savart law। Next topic जो हम करेंगे next class में, that is Ampere circuital law। अब जो हम Biot-Savart law से ड्राइव कर चुके हैं उसको हम किससे ड्राइव करेंगे, Ampere circuital law से। पहले हम ये समझेंगे कि Ampere circuital law क्या होता है, फिर उसके एप्लीकेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ Ampere circuital law। Ampere circuital law से हम कैसे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन Biot-Savart law और इसके एप्लीकेशन को रिवाइज करो और फिर नेक्स्ट क्लास में